करेंगे यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा, यूजीसी नेट, जो कि यूनिट नंबर 7 को ये टच करता है। सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, पता है आप लोगों को? सर्वप्रथम 1968 राष्ट्रीय में। शिक्षा नीति अगर हम बात करते हैं, 1968 बिल्कुल आपने यहाँ अगर 1968 का नाम दिया है तो आपने करेक्ट जवाब दिया है। 1968 में बेसिकली सबसे पहले ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, और उसी के महत्वाकांक्षी दृष्टि से जिसका उद्देश्य भारत को उन्नत राष्ट्रों की श्रेणी में आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत की गई थी, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति बेसिकली ज्यादा दिन तक चली नहीं, ये 1968 वाली। उसके बाद हमारे सामने जो रिप्रेजेंट हुआ वो बेसिकली प्रस्तुत हुआ 1986, है ना, 1986। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1968 क्या है। जब कोठारी आयोग ने 1961 और 66 अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 29 जून 1966 को प्रस्तुत की थी, तो इसके 9 महीने बाद भारत सरकार ने 5 अप्रैल 1967 को संसद सदस्यों की एक समिति का गठन हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, रिपोर्ट कोठारी आयोग के द्वारा जो है अपनी इसने प्रस्तुत किया है भारत सरकार को। तो रिपोर्ट वगैरह आपसे पूछता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर, तो आप सभी लोग बताइएगा कि 1966 में यानी 1966 में। उसके बाद 5 अप्रैल 1967 को बेसिकली संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था, और इसमें 3 काम किए गए थे। पहला था, एक कोठारी आयोग के द्वारा सुझाव दिए गए थे जिस पर बेसिकली गंभीरता से विचार करना था, है ना। यहाँ पे सुझाव दिए गए थे, बात को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर जब भी प्रश्न बनेगा पेपर फर्स्ट को भी ये टच करेगा ये पॉइंट थोड़ा सा। दूसरा काम बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट यानी एक प्रकार से प्रारूप तैयार किया गया, जबकि तीसरा कार्य प्राथमिकताओं के आधार पर इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो 3 कार्य थे, ठीक है, 3 काम किए गए, जिसमें से पहला कोठारी आयोग के द्वारा जो दिया गया क्रिया थी वो सुझाव को लेकर बात किया गया, यानी विचार विमर्श तर्क वाली बात थी। दूसरा बेसिकली शिक्षा नीति को लेकर ड्राफ्टिंग की बात थी, यानी आप ये कह सकते हो कि प्रारूप तैयार किया गया था। तीसरा, प्राथमिकता के आधार पर उसका क्रियान्वयन की रूपरेखा की बात की गई थी। तो ये बात कोठारी आयोग के अंतर्गत जो है शामिल की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात मैं कर रहा हूँ 1968 की प्रक्रिया में, ठीक है। कोठारी आयोग के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, मालूम है नहीं? बताइए कोठारी आयोग के बारे में। यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट में कौन सी यूनिट को कवर करता है ये कोठारी आयोग, पता है आप लोगों को? प्लीज बताइए एक बार। सर, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन, बिल्कुल आपने अगर यहाँ पर जवाब दिया है, हायर एजुकेशन का नाम लिया है, तो आपने सत्य जवाब दिया है। इस पॉइंट को ये टच करता है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि इसे जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पेपर फर्स्ट के अंतर्गत भी आप लोगों से सवाल बना सकता है, ठीक है, कोठारी आयोग के संबंध में। क्लियर रहेगा? इतना एक बार स्पष्ट करिएगा। जी सर। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसके अंतर्गत और भी प्रक्रियाएं बेसिकली शामिल की गई हैं कोठारी आयोग के अंतर्गत, है ना। कोठारी आयोग अगर हम बात करते हैं इसके संबंध में, तो आप एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, जो 1964 के रूप में भी बेसिकली प्रयोग किया गया है 1964 के रूप में, क्योंकि कोठारी आयोग का जो गठन है वो 14 जुलाई 1964 माना जाता है, ठीक है, 14 जुलाई 1964 माना जाता है कोठारी आयोग। और कोठारी आयोग किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अब बड़ा फेमस नाम है, परीक्षा में कई बार आता है ये, डॉक्टर दौलत कोठारी। हाँ, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार देने की दिशा में इसी उद्देश्य से इस आयोग का बेसिकली क्या किया गया था, गठन किया गया था। फैक्ट को ध्यान रखिएगा, एक सामान्य सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली रूप जो है शुरू की जानी चाहिए, और फिर शिक्षा के एक हिस्से के रूप में कार्य अनुभव को शुरू करके इसे सामान्य और विशेष धाराओं में व्यावसायिक बनाया भी जा सकता है। इस कंडीशन में कोठारी आयोग का नाम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। शिक्षा के बारे में अगर हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोठारी आयोग को टच करता है, या शिक्षा जो है शिक्षा नीति या शिक्षा पॉलिसी को टच करता है। तो जहां पे कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा महत्व के विषय पर कहा गया कि शिक्षा नीति में शिक्षा को राष्ट्रीय विषय का महत्व माना गया, और यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा द्वारा ही लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। तो ये पॉइंट ये आपके
परीक्षा में देखने को मिलेंगे जब अप्लाइड टाइप के प्रश्न बनेंगे तब। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा ही ये पॉइंट है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष आदि के मूल्यों का भी विकास किया जा सकता है। और ये बेसिकली शिक्षा राष्ट्रीय महत्व के विषय पर बल देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए मई 1986 के बारे में, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है। और 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा पर एक नई राष्ट्रीय नीति को पेश की थी। इसलिए मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू की गई, जो अब तक चल रही थी। ठीक है, बेसिकली अब तो ये परिवर्तित हो गया, है ना, इसी के आधार पे। हालांकि इसके बाद एक 1992 में भी आया था। ठीक है, अभी उस पर भी बात कर लेंगे हम लोग। और उस प्रक्रियाओं की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे राज्यों में अभी भी ये 1986 से लागू है। ठीक है, अभी पूर्ण रूप से नई शिक्षा नीति 2020 के सभी राज्यों में लागू नहीं हुई है। तो इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति और 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया था। ठीक है, 1990 वाली प्रक्रिया में। और 1993 वाली में प्रोफेसर यशपाल समिति का भी गठन किया गया था। तो यशपाल समिति परीक्षा में आता है, पूछ लिया जाता है। तो इसी 1986 में इस शिक्षा नीति में विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों समुदाय के लिए असमानताओं को दूर करने की और शैक्षिक अवसर बराबर करने पर विशेष बल दिया गया था, या एक आप कह सकते हैं कि आह्वान जो है किया गया था इस प्रक्रिया में। ठीक है, 1986 में ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाई गई थी, हालांकि 1986 वाली प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चली, और वही 1986 को क्या किया गया है, संशोधन किया गया। इसका संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। सुना है आप लोगों ने? बिल्कुल सर, बिल्कुल 1992 प्लान ऑफ एक्शन। बिल्कुल। तो ये जो बेसिकली थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, संशोधन का उद्देश्य ये था कि व्यावसायिक और तकनीक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। इसके बारे में बात किया गया। कब? ये 1992 वाले में। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको आप लोग जेई कहते हैं, और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जिसको आप लोग ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। तो राज्य स्तर के संस्थानों के लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा भी निर्धारित की जाएगी। तो राज्य के स्तर पर भी था और ऑल इंडिया के लेवल पर भी था। सन 1992 में ही इसमें कहा गया कि परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और उसके अभिभावकों पर शारीरिक और मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्या पर हल भी करता है। तो वो 1992 की प्रक्रिया भी आपके सामने आ जाती है। तो 3 बातें थी। अभी तक आपने 3 बातों को यहाँ पर देखा है। जैसे अगर मैं आपसे शुरुआत में एक बात बताऊं तो वो आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर पहली नीति कोठारी आयोग की सिफारिश पर आधारित थी, ये 1968 का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व के विषय में घोषित किया गया, अभी मैंने आपको बताया है, वो भी पॉइंट ध्यान रखना है। इसमें एक बात और याद रखिएगा, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा लक्ष्य और शिक्षकों का एक बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस किया जाएगा। तो ये तीसरी बात भी इसमें शामिल किया गया। नीति के प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना भी जा सके। इसी शिक्षा पर केंद्रीय बजट का जो प्रतिशत व्यय में रखा गया वो 6% रखा गया था, 6%। माध्यमिक स्तर पर यहाँ पर एक त्रिभाषा सूत्र लागू होती है। त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र जब बताएंगे त्रिभाषा सूत्र क्या कौन से हैं माध्यमिक स्तर पर।
भूमिका स्तर पर। त्रिभाषा सूत्र की बात किया है इसने मैडम। पहले सूत्र के समान के परिप्रेक्ष्य में, दूसरे में अंग्रेजी रखा गया या इंग्लिश और स्टेट की अपनी लोकल लैंग्वेज राजभाषा। पहले तो ये आपने जैसे बोला मातृभाषा वगैरह को रिप्रेजेंट किया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा त्रिभाषा के अंतर्गत, ठीक है। जहां आप क्षेत्रीय भाषा को भी आप बताते हैं, उस कंडीशन में हम क्षेत्रीय भाषा को शामिल करते हैं। फिर उसमें से एक आप जो है हिंदी को शामिल करेंगे, फिर उसमें आप जो है एक इंग्लिश को भी शामिल करेंगे, जो त्रिभाषा फार्मूला सूत्र के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो अंग्रेजी बेसिकली आधुनिक यूरोपीय भाषा है और हिंदी जो है वो आधुनिक भारतीय भाषा का पार्ट माना जाता है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, ठीक है। ये आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखना होगा। बताओ इतना क्लियर हो गया तो फिर 1986 की बात कर लेते हैं। 86 जी सर। अब देखिए उसके बाद एक आपके सामने और आता है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, संशोधन का पार्ट हुआ और वह प्रक्रिया बनी 1986। इसमें कुछ बातें हैं उन्हें भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। 86 वाले में क्या था कि असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए शैक्षिक अवसर को बराबरी करने का जो विशेष प्रक्रिया होगी उस पर बल दिया जाएगा। एक पॉइंट ये रहेगा। इस नीति में प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी लॉन्च किया जाएगा। कौन सा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जानते हैं प्राथमिक स्कूलों के लिए लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। किसके लिए लॉन्च किया जाएगा बताइए? प्राइमरी स्कूलों के लिए। प्राइमरी। तो इसका उद्देश्य ये था कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, बर्बादी और ठहराव को कम किया जाए और सार्वभौमिक शिक्षा के सपनों को साकार करने के लिए प्राथमिक शिक्षा और क्षेत्र में अधिक छात्रों और विशेषकर लड़कियों को आकर्षित करने के संबंध में था। तो वह बेसिकली ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जाना जाता था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड NEP जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं 1986 के तहत ही 1987 और 88 में शुरू की गई थी। भारत के प्राथमिक विद्यालयों में मानव और भौतिक संसाधन उपलब्धता को बढ़ावा देने में एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की एक अहम रोल होता है, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम जानते हैं क्या था? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना जो 1986 का था, वही था प्रक्रिया। सीखने का न्यूनतम स्तर और शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, शैक्षिक संरचनाएं बनाना, इन सभी चीजों को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसी नीति में अगर हम बात करते हैं 86 में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, वो भी अपने एक विस्तार करता है इसी में। और ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान भी करता है 1986 में। उसके बाद एक आता है 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 संशोधन का पार्ट है ये भी। 86 का उद्देश्य में जो व्यावसायिक और तकनीक कार्यक्रम है उनमें प्रवेश में अखिल भारतीय आधार पर ही आम प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, वह प्रक्रिया बेसिकली थी आपका। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा और राज्य स्तर पर संस्थानों के लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जो है निर्धारित की जाएगी, ठीक है। तो ये भी बात इसके 1992 में ही बताया गया था। और एक बात खास थी कि शारीरिक और मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने के लिए समस्या को हल करने पर भी बात किया गया था 1992 में ही, ठीक है। अब उसके बाद आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, है ना, बताइए। हाँ जी सर। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। अब शिक्षा में पहुंच, समानता, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। तो नई शिक्षा नीति में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया था 2020 वाले में, है ना।
अब इस शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। जानते हैं क्या नाम रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, है ना। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। अब देखिए आगे, यहाँ अगर मैं बात करता हूं तो इस शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो प्रावधान बताए गए, उनको बेसिकली 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रमों को 2 समूहों में विभाजित कर दिया गया। 3 से 8 साल के बच्चों को, है ना, 2 समूह में बांटा गया। 2 समूह आप सबको पता होगा। एक को बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, बाल बाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुक्त और सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा। और दूसरा 6 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में क्लास 1 और क्लास 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो यहां से क्लास आपका 1 एंड 2 शामिल हो जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा की बहुस्तरीय खेल और गतिविधियों आधारित बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे नई शिक्षा नीति में एमएचआरडी द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग भी की जाएगी। और राज्य सरकार के द्वारा 2025 तक ना प्राथमिक विद्यालयों में क्लास 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु मिशन का क्रियान्वयन की योजना भी तैयार की जाएगी 2025 तक। लेकिन ये 2 पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो बेसिकली रिलेट कराता है पहला स्तर, प्राथमिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। भाषाई विविधता में संरक्षण भी हमें देखने को मिलता है इसमें, है ना। भाषाई विविधता को संरक्षण, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्लास 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम से या उसके रूप में अपनाने पर बल दिया जाता है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को क्लास 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया था। तो स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा। ये प्रक्रिया भी भाषाई विविधता के संरक्षण के अंतर्गत जिक्र किया गया था। हालांकि इनको कई भागों में जो है डिवाइड किया गया है। अभी हम बात करेंगे आप लोगों से, अभी आगे मिलेगा पीडीएफ में आपको, परंतु अभी हम वो बात कर रहे हैं जो मेन तथ्यों पर जिक्र किया गया। तो जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया कि विविध भाषाओं का संरक्षण और प्राथमिक शिक्षाओं से संबंधित प्रावधान, और एक तीसरा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन संबंधी सुधार। ठीक है, ये जो आपके सामने पॉइंट्स हैं सारे, क्योंकि यही आपके ऑप्शन मिलेंगे। तो इस नीति में ना प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान है और व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम गतिविधियों के बीच में बहुत अधिक अंतर नहीं है। इसने कहा कि क्लास 6 में ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर देना चाहिए। इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी देनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया इसमें जो है शामिल किया गया। यही एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। इसी के अंतर्गत छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th और क्लास 12th की परीक्षाओं में भी बदलाव किए जाएंगे। सेमेस्टर वाइज किया जाएगा। बहुविकल्पी चॉइस जो है आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। उसके बाद एक आता है शिक्षा व्यवस्था से संबंधित सुधार, है ना। व्यवस्था से संबंधित
सुधार। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना होगा। समय समय पर किए गए जो कार्य प्रदर्शन है उसका आकलन भी करना होगा। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक ना जिसको शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यवसाय मानक का विकास किया जाएगा, है ना। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा ही एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास भी किया जाएगा। यही 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री की जो योग्यता दर्शाई गई थी वो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री को होना अनिवार्य बताया गया था। यहाँ पर 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य बताया गया था इस प्रक्रिया में, है ना। इतनी पॉइंट आपको याद रखना होगा इसके अंतर्गत। अब देखिए आगे, नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसमें भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन था और यह नीति अंतरिक्ष और वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में की जाने वाली समिति की एक रिपोर्ट पर आधारित थी। ठीक है, तो प्रश्न बनता भी है किस के अध्यक्षता में ये नई शिक्षा नीति 2020 की आई है, तो आप सम्मिलित करिएगा कस्तूरी रंजन का नाम। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये मैंने अभी भी बताया है आपको। हाँ, ये 1992 का है जो घोषित किया गया था। उसके बाद देखिए अब 1986 वाले में 10+2+3 था, यही था ना, बताइए। जी सर। अब इसमें हो गया परिवर्तन, है ना। नई शिक्षा नीति की संरचना में अगर हम बात करते हैं हो गया परिवर्तन। अब इसका जो परिवर्तन आता है वो आता है 5+3+4 का, है कि नहीं। 10+2 स्कूल सिस्टम को नए सिस्टम में बेसिकली यहाँ पे शामिल किया और उसके कहा कि 5+3+3+4 स्कूल सिस्टम में बदल गया। और नीति के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट शब्द बन जाता है यहाँ पे। 3 साल पूरे होने के विवरण के रूप में जब हम बात करते हैं तो वहाँ कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है 5+3+3+4 क्या है। अब इसको थोड़ा सा जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए जो 5+3+3+4 है वो पाठ्यक्रम है, एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकासात्मक चरणों पर बेसिकली बेस्ड है ना। उस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। जरा आप मुझे बताइए कि ये 5 क्या है। सर 3 साल आंगनबाड़ी प्राइमरी मतलब चाइल्ड स्कूलिंग और फिर फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, देखिए ये जो 5 आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ छात्र की नींव मजबूत करने के लिए 5 साल दर्शाया गया कि प्रारंभिक चरण में 3 साल के बच्चे, जब अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रारंभिक चरण के अंतर्गत 3 साल और मध्य चरण के अंतर्गत 3 साल और शेष 4 साल माध्यमिक स्तर में बिताएगा बालक, वहां पर क्या करेगा अपना बिताएगा। तो इस अगर डायग्राम को आप देखेंगे यहाँ पे, है ना, नीचे वाला डायग्राम जो ग्रीन कलर में है, ठीक है, जिसको हम लोग फाउंडेशन या फाउंडेशनल नाम देते हैं, उस प्रक्रिया को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 5+3+3+4 को। तो जो फाउंडेशन स्टेज है वो प्राइमरी पूर्व के 3 वर्ष यानी 3 से 6 साल,
3 से 6 साल, ठीक है। क्लास 1 टू यानी 6 से 8 साल, 6 से 8 साल ये फाउंडेशन वाला कोर्स बन जाएगा, तो इसको बोला गया 5 साल इसमें कवर हो रहा है नहीं, बताइए जरा एक बार। 3 साल तो इसमें कवर हो रहा है, 2 साल इसमें कवर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 साल हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। हाँ जी। जी सर। और उसके बाद प्रीपेटरी स्टेज आता है, इसमें क्लास 3 से लेकर 5 तक का है, आयु वर्ग 8 से लेकर 11 तक की है ना। इस चीज को ये कवर करेगा, प्रस्तावित ढांचा है ये। और उसके बाद मिडिल स्टेज आता है, मिडिल स्टेज आता है, और मिडिल स्टेज बेसिकली 6 से 8 साल आता है। यहाँ पे क्लास 6 से 8 आती है, 6 से 8 तक की क्लास आती है। आयु वर्ग कितना हो जाएगा, ये 11 से लेकर 14 वर्ष आ जाएगा, है ना। कितने स्टेज हुए आपका, यहाँ पे 3 साल हो गया, 5 + 3 प्लस ये भी 3, और यहाँ पे +4। अब यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक आएगा, ये आपका सेकेंडरी चरण होता है। और 9 से 12 तक इसकी आयु 14 से 18 वर्ष होती है। तो ये प्रस्तावित ढांचा है, इसको बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया है इस में 5 + 3 + 3 + 4 के रूप में, फॉर्मेट के रूप में। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है, नई शिक्षा नीति में। तो एक बार मुझे जरा बताइए कि 5 + 3 + 3 + 4 वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप लोगों को। वैज्ञानिक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है नई शिक्षा नीति, और 2020 के तहत वर्ष 2030 तक के जो ग्रॉस, जिसको सकल नामांकन अनुपात बोलते हैं आप लोग, उसको 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। और जीडीपी कितने हिस्से में व्यय करेगी, 6%। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज, 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड, ठीक है, आपको रिप्रेजेंट है, साथ ही साथ 1 और 2। 3 वर्ष का प्रीपेटरी स्टेज, 3 वर्ष का ही मध्य और माध्यमिक स्टेज, 4 वर्ष का ही माध्यमिक स्टेज 9 से लेकर 12 तक की। ये जो है बताया गया है 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करने की प्रक्रिया, ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। बताइए एक बार, क्लियर है ये। प्लीज एक बार बताइए। जी सर। देखिए, ये आपको नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इतनी बात तो आपको पता होना चाहिए, जो बेसिकली इजी है, आप आसानी से यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। आगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य छात्र आर्थिक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय, विदेशी छात्रों के लिए, ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये सब बेसिकली एक उद्देश्य या एक गोल्स वगैरह जो है शामिल किए गए हैं इसके अंतर्गत। तो ये बातें इसमें बताई गई है, ठीक है। फाउंडेशन स्टेज में क्या क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पीडीएफ में सारा चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी आपको। मैंने अभी जो बताया है प्रीपेटरी स्टेज में क्या क्या है, यहाँ पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से मिडिल स्टेज में, तो आपको यहाँ पे 6 से 8 वाली प्रक्रिया भी, और साथ में इंटर्नशिप वाली भी आपके नाम में आ जाता है। सेकेंडरी स्टेज लास्ट स्टेज है ये,
9th से लेकर 12th तक की बातें आ जाती है इसमें, और उसमें विषय का चुनाव हो जाता है फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इसमें अब कुछ खास है नहीं नई शिक्षा नीति में, है ना। नई शिक्षा नीति 2020 में कुछ ये कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। शिक्षकों के साथ अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा, ये पॉइंट रहेगा। प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने की बात होगी। छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच में कोई कठिनाई या अलगाव ना हो, ये भी बात होगी एक। ठीक है, नैतिकता संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होगा। वैचारिक समझ पर बल दिया जाएगा, इसमें रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा भी मिलेगा इसके अंतर्गत। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, है ना। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी, है ना। अब इसका नाम बदल गया 2020 की प्रक्रिया में, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस करिए, इतना रहने दीजिए। ठीक है ना, यहाँ तक बहुत है, अब आगे कुछ है नहीं इसके। क्वेश्चन आ गया आप तो यहाँ पे। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, अभी आप लोगों ने पढ़ा है। ये कहना कि शिक्षा मंत्रालय, ये क्वेश्चन आ गया अभी तक। तो ये बेसिकली शिक्षा मंत्रालय नई शिक्षा नीति के संबंध में जो पॉइंट मेन था मैंने आपको बता दिया है। 5+2+2 5+3+3+4 याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आ चुका है, कई एग्जाम में आया हुआ है। एक एग्जाम में नहीं, कई एग्जामों में आया ये फॉर्मेट। हो सकता है यही चीज अगर याद है तो आप जो सभी लोगों को पता भी होगा, आप इजिली कर भी लोगे इसके बारे में, तो है ना। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी होगी इसके अंतर्गत। ये बेसिकली पॉलिसी रिलेटेड विथ एजुकेशन की प्रक्रिया को रिलेट कराता है इसमें, है ना। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि आज मेरी थोड़ा सा तबीयत सही है नहीं, अभी हेल्थ ठीक है नहीं, इस वजह से मैं अभी क्लास